तो सुन, पंकज सर को बोलना कि ना आप सर से मिल लेना, खत्री सर से 3 बजे। पंकज को फोन नहीं उठा रहा, उसको बोल, ठीक है। हम्म। हाँ भाई। कौन कौन सी क्लास हो गई? बीसीआर हो गया, अकाउंट्स, लॉ हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स नहीं हुआ। कल लगेगा है ना? सुबह 8:30 बजे कल से आना है। आने का टाइम यही, जाने का टाइम आज जैसे ही 3 बजे। ठीक है, कल 1 घंटा जल्दी आना है। ठीक है। नहाने के दिन फिक्स कर लो, हफ्ते में कितने दिन नहाएंगे, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं है कि जो है इतनी जल्दी उठ के आप लोग इतना अपने शरीर को कष्ट देंगे। तो खाना वाना लेके आना, यही लंच ब्रेक था अभी। इसी टाइम पे लंच ब्रेक रहेगा। अगर आप लोगों ने, शेड्यूल तो सबको मिला होगा है ना, जिनको नहीं मिला है वो नीचे प्रीति मैडम से समझ लें। बेसिकली तो शेड्यूल सेम ही रहने वाला है रोज, लेकिन फिर भी कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कोई फैकल्टी नहीं है या किसी को डबल लेना है, तो हम शेड्यूल आपको डेली मिलेगा अभी। ठीक है, बाद में हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, फिर उसमें वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेगी। आप लोगों के 4 पेपर होते हैं, उसमें पेपर नंबर 3 जो है वो है आपका मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 2 घंटे का समय मिलेगा अपने को। आमतौर पर आईसीआई का जो शेड्यूल होता है वो एक दिन छुट्टी एक दिन पेपर होता है। फर्स्ट पेपर आपका अकाउंट्स का होगा, फिर एक छुट्टी, फिर लॉ और बीसीआर 100 मार्क्स का, उसके बाद फिर एक छुट्टी, फिर मैथ्स स्टेट। तो थर्ड पेपर आपका जो है आपको देना है। 40 मार्क्स का इसमें मैथ्स आता है, 40 स्टेटिस्टिक्स आता है, 20 मार्क्स का एलआर आता है। ये सेक्शन बट करके नहीं आता है। ये मैथ्स के 40 क्वेश्चन, ये लॉजिकल रीजनिंग के 20, ये मिक्स होके आता है। आपको सारे क्वेश्चन रेंडमली आएंगे, कभी मैथ्स का, कभी स्टेट का, कभी रीजनिंग का। रीजनिंग में 4 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। कोडिंग डी कोडिंग एक टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है और डायरेक्शन सेंस है। इस पेपर का सबसे बड़ा टास्क ये कि इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको करना है कि 120 मिनट्स में आप 100 क्वेश्चंस, जिसमें कि लगभग आधे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। तो आपका सबसे बड़ा टास्क है कि 100 क्वेश्चन आप 120 मिनट में कैसे करते हैं। उसको कुछ समय अपना सर्कल भरने में भी चले जाता है, पेंसिल से सर्कल भरेंगे, 100 गोले लगाएंगे तो कुछ समय तो उसमें भी जाएगा। और दूसरा इसमें टास्क ये है कि 3 सब्जेक्ट है, तो तीनों सब्जेक्ट और तीनों फॉर्मूले बेस्ड है, दिमाग वाला। रीजनिंग में भी दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसके अंदर 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना इज ए टास्क। फिर साथ में माइनस मार्किंग का सिर दर्द भी है कि हनुमान जी का नाम लेके लगा दिया, सही हो गया तो नंबर मिल गए, नहीं हो तो नहीं मिले। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि वहां पे 0.25 माइनस मार्किंग हो जाएगी, गलत लगा दिया अपन ने तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके कारण से थोड़ा सा इसमें, एक तो पहले क्या होता था, 2006 के पहले चारों सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव होते थे, बंदे का माइंड सेट, और 2-2 दिन की गैप, जैसे अपनी बाकी की एग्जाम्स होती है वैसे। 2006 के बाद सारे ऑब्जेक्टिव कर दिए, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते थे। सुबह आपके 10 से 12 में अकाउंट और लॉ हो जाता था 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, और फिर 2 से 4 में इको और मैथ्स स्टेट 100 मार्क्स का हो जाता था ऑब्जेक्टिव। टोटल 200 मार्क्स, एक ही दिन में बंदा फ्री। भविष्य का निर्धारण 4 घंटे में हो जाता था उसका। सुबह गया, हंसता हुआ आया तो समझ लो पेपर अच्छा गया, तो रोता हुआ आया तो अगला अटेम्प्ट का फॉर्म फिर भरेगा। ठीक,
अब क्या कर दिया इन्होंने 2018 के बाद से, दो ऑब्जेक्टिव कर दिए, दो डिस्क्रिप्टिव कर दिए। तो ये भी एक टास्क है कि आपको आपके माइंड को दो पेपर में तो डिस्क्रिप्टिव मोड पे रखना है, और एकदम से फिर थर्ड पेपर में आप ऑब्जेक्टिव मोड पे आ जाओगे, गोले भरने हैं आपको। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा ये पेपर जो है कठिन लगता है बच्चों को, और फिर खास करके उनके लिए जो, जिनको बचपन से मैथ्स से फोबिया है, जिनको बचपन से मैथ्स के टीचर अच्छे नहीं लगे, चाहे सर हो चाहे मैडम हो, जिनको बचपन से ये लगा कि ये आदमी मेरा भाग्य खराब करने के लिए इस धरती पे आया है, मैथ्स से हमेशा बचते रहे, उनके लिए भी थोड़ा सा काम कठिन हो जाता है। मेरे लिए इसलिए कठिन नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट में मैथ्स है, लेकिन पूरा काम आपको कैलकुलेटर पे निपटाना है। तो मेरे सब्जेक्ट में पहली शर्त तो ये है कि आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, नहीं है तो खरीद लो, और खरीद नहीं पा रहे हो तो इंतजार करो कि कोई भूल जाए और अपन उठा ले। लेकिन पहली फुर्सत, क्योंकि अकाउंट्स में भी लगेगा तो मैथ्स में भी लगेगा, खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात, उसको कैलकुलेटर पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड निकालना, रूट निकालना कैलकुलेटर पे आता है कि नहीं आता है, और दो इक्वेशन सॉल्व करना आती कि नहीं आती। इतना मैथ्स जितना वो 9th-10th तक पढ़ता है, 11th-12th के मैथ्स से मेरे को कोई भी लेना देना नहीं। इसलिए मेरा सब्जेक्ट पढ़ते समय आप ये माइंड सेट करके बैठना कि आप मैथ्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक पढ़ रहे हैं। जितना आप लोगों ने 9th-10th तक पढ़ा, 9th-10th भी नहीं काम आने वाला, 8th तक ही काम आने वाला है। 9th-10th में तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ जाती, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, वेक्टर, एलजेब्रा सब आ जाता। बेसिक मैथ्स आना चाहिए, कैलकुलेटर चलाते आना चाहिए। ये मेरे सब्जेक्ट में आपको, मेरा सब्जेक्ट मतलब स्टैटिस्टिक्स, ये 40 मार्क्स मेरे को आपको पढ़ाने हैं। इसमें दो सब्जेक्ट बाद में, दो टॉपिक अपने रीजनिंग के ओर मैं आपको पढ़ाऊंगा, डायरेक्शन सेंस और सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसे करके 50 मार्क्स का पेपर मेरे पास है, और 50 मार्क्स का पेपर अभिजीत सर के पास है। उनकी क्लास लग गई होगी, है ना, मैथ्स की लगी कि नहीं लगी, तो उन्होंने बताया भी होगा आपको। तो 50 मार्क्स का मेरे को पढ़ाना है। मेरे इस सब्जेक्ट में 8 चैप्टर हैं, कोई वेटेज तय नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। कभी अभी जो अटेम्प्ट हुआ जून में, उसमें सेकंड और थर्ड चैप्टर के मिला के 16 क्वेश्चन थे। बिल्कुल स्टार्टिंग के दो चैप्टर के 16 क्वेश्चन आ गए। तो वेटेज कुछ भी, पहला चैप्टर मिला दूं तो उसको मिला के 8 और होके 24 हो गए। पहले के 3 चैप्टर में 24 क्वेश्चन, और बचे हुए 5 से 16 क्वेश्चन आए। तो वेटेज कुछ भी तय नहीं है, अपने को सारे चैप्टर जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, किसी से कहीं भी कहीं कम ज्यादा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, स्टैटिस्टिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई है, हो नहीं पा रही है। कैटेगरी से मतलब, जैसे मैं आपसे बोलूं कि केमिस्ट्री, तो आप बोलोगे सर तो प्योर साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स साइंस है, अकाउंट्स कॉमर्स का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आप बोलो आर्ट्स है, सोशियोलॉजी आप बोलो आर्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स तो वो सब जगह है। स्टैटिस्टिक्स को बीए वाला भी पढ़ रहा है, बीकॉम वाला भी पढ़ रहा है, बीएससी वाला भी पढ़ रहा है, एमबीए वाला भी पढ़ रहा है, बीबीए वाला भी पढ़ रहा है, मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा है, और मेडिकल वाला भी पढ़ रहा है, नर्सिंग भी पढ़ रहा है। तो इसकी कोई कैटेगरी, स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स में आर्ट्स जैसा पढ़ा जाता है, कॉमर्स में कॉमर्स जैसा पढ़ा जाता है, साइंस में साइंस जैसा पढ़ा जाता है। साइंस वाला ये बताएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, डिराइव कैसे हुआ, डेरिवेशंस, थ्योरम्स, ये सब बीएससी। कॉमर्स वाला बोलेगा साहब ये फार्मूला तो बना दिया, अब इसके उपयोग क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसलिए अपने को फार्मूले और मेथड्स है, और उनको क्वेश्चन करना है उससे। और आर्ट्स वाला क्या पढ़ेगा कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें इसके मेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, वो आर्ट्स में चले जाए। तो एक ही टॉपिक को 3 अप्रोच से हम पढ़ रहे हैं, वो तीनों अलग अलग सेगमेंट में। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी बोला जाता है, कॉमर्स भी बोला जाता है, और आर्ट्स भी बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अपने को इसमें थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएंगे, दोनों चीजें आएंगी। 40 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस तो आपको सीधे सीधे थ्योरेटिकल आएंगे,
फॉर्मूला पूछ लिया, कोई प्रॉपर्टी पूछ ली, कोई डेफिनेशन पूछ ली, और 10 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें आपको कुछ कैलकुलेटर वगैरह चला करके फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना है। तो ये इसका कुल, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसलिए नहीं देते कि ऑलरेडी 40 न्यूमेरिकल मैथ्स के पहले से ही है, तो बच्चा कैसे करेगा इतने कम समय में। तो स्टैटिस्टिक्स को सिंपल तरीके से थ्योरेटिकल करके पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कठिन काम है नहीं है। नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें सारी थ्योरी लिखी रहेगी। अगर आप उस थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आपके इस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं तो हर बच्चों को एडवाइस देता हूँ, भैया पहले स्टैटिस्टिक्स से सॉल्व करो। तो आप मैथ्स में और रीजनिंग में बड़े समय में उलझ गए और बहुत सारा समय आपका उसमें ही चला गया, तो फिर बचे हुए टाइम में आपको इसको करना। तो पहले जो सरल है उसको करके सेव करो, उसके बाद अपने को आगे। आपको मालूम ही होगा पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम 40 मार्क्स है, एग्रीगेट 100 मतलब 50% लाना है, 200 नंबर भी लाना है, इंडिविजुअल भी पास होना है। तो सब चीजें उसके हिसाब से आपको करना है। मैं डॉक्टर सुनील खत्री आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। 24 ईयर्स इन नाटा प्रोफेशनल एकेडमी यहाँ हो गए पढ़ाते हुए सीए वाले बच्चों को। सीएस में भी काफी समय तक पढ़ाया है। एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, एमफिल स्टैटिस्टिक्स है, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स है, एमए मास कम्युनिकेशन है, और एमबीए है मार्केटिंग में। बेरोजगारी के दौर में कुछ नहीं था तो कोई ने बोला ये कर लो, तो हाँ कर लेते, फिर कोई ने बोला वो कर लो, तो ठीक है। तो खूब सारी डिग्री इकट्ठी हो गई। तो ये है पढ़ाने के लिए, आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी क्लास आपके दिमाग में आती हो, बीए, बीकॉम, बीएससी। बीएससी में मैंने 20 साल पढ़ाया, बीएससी एमएससी वालों को मैं पढ़ाता था कॉलेज में। बीबीए, बीकॉम, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सिविल सर्विसेज, नर्सिंग, मेडिकल, फलाना ठिकाना, ये वो सब दूर पढ़ाया हुआ है। अब थोड़ा सा कम करके केवल क्या कर दिया, पहले तो ये था ना, जवान आदमी रहता तो उन्होंने कहा वहां आ जाना, तो दौड़ लगा गए, हाँ वहां पढ़ा देते, यहाँ पढ़ा देते। बीच में कुछ थोड़ा सा मेरे को बना था कि मैं कलेक्टर वलेक्टर बनूंगा, सपने तो सबके रहते हैं ना। तो मैं दिल्ली भी गया था पढ़ने, मुखर्जी नगर में। मैं पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते किसी को मालूम पड़ा इनको स्टैटिस्टिक्स अच्छा था, उसने मेरे को पढ़ाने रख लिया, तो मैं पढ़ाने ही लग गया। तो वो तो एक तरफ हो गया, मास्टर बन गया। तो ये कहानी है, ये इसलिए बच्चों को बता देते हैं कि भैया कभी कोई बोले भी कि वहां की फैकल्टी वैसी वैसी, तो किसी भी एकेडमी के पास शुद्ध स्टैटिस्टिक्स में इतनी क्वालिफिकेशन वाला आदमी नहीं है अभी आज की तारीख में हिंदुस्तान में। स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ रहा हूं आफ्टर 12th से। मेरा सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और फिजिक्स, और अभी तक पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, और खूब सारा पढ़ा है। अब तो मैं अपने ज्ञान का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब आप लोगों को ये 8 चैप्टर पढ़ाता हूँ, घर जाके शांति से चादर ओढ़ के सो जाता हूँ, ठीक। तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट के लिए निश्चिंत रहे, ये मेरा आपसे वादा है कि मेरे 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। शर्त यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन जितना बोलूं उतना आपको पढ़ना है, ठीक। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 1, अगर आप मॉड्यूल या किताब देखोगे, आप लोगों ने आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं करवाया? कितने लोगों ने करवा लिया? अच्छा, और बाकी के लोग भी करा, नोट्स आ गए होंगे मॉड्यूल्स, है ना? नहीं है वो लोग करा लें मॉड्यूल की, वैसे तो मेरे को अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। 9,200 रुपीज से आईसीआई में रजिस्ट्रेशन होता है। जिनको भी कोई तकलीफ है तो वो 10th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड अगर हो तो 10th की मार्कशीट, एक फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 4 डॉक्यूमेंट लेकर के, और 9,400 रुपीज का अमाउंट ऑनलाइन का 200 रुपए का मिला के नीचे प्रीति मैडम को दे देंगे, तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा घर बैठे ही। उनके लिए उनको दर भटकने की जरूरत नहीं। ये 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं बहुत नॉमिनल, और ये करवा ले ताकि नोट्स आपके पास आ जाए। एक बार किताब आ जाती, टेबल पे रखा जाती, तो याद दिलाती रहती सुबह शाम कि बेटा तेरे को मेरे को पढ़ना है, ठीक है।
सब मजबूत है ना बिल्कुल, कि ट्रायल लेने भी आए कुछ लोग, 3-4 दिन बाद सोचेंगे कि यार कुछ और कर लेते हैं। पीछे वाली दोनों मैडम और उधर वाले तुम दोनों, तुम तो फिर तयशुदा पहले से ही हो। इधर ठाकुर साहब, हो गया हॉस्टल डन। चल, हॉस्टल हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। फिर मामा जी जिंदाबाद। इसलिए तो भगवान ने ये सब बनाए हैं, मौसी मामा चाचा चाची, इसलिए है, इसलिए। तो पहला जो चैप्टर है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। उसमें एक शब्द आया है डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोला जाता है कि ये आंकड़ों का विज्ञान है, वाकई में भी है, क्योंकि जब भी डेटा होंगे तब स्टैटिस्टिक्स है, अगर डेटा नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। एक आंकड़ा है तो मैंने लिख दिया 5, तो आप बोलोगे सर इसका करना क्या 5 का, आप ये बताओ, ये है क्या 5 है? तो बहुत सारे जब डेटा होते हैं तो उनसे हमको नतीजे निकालने पड़ते हैं, नतीजे निकालने के लिए हमको मेथड्स अप्लाई करनी पड़ती है, और वही मेथड्स स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसमें डेटा क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सबने पढ़ा होगा, प्राइमरी डेटा अपन कलेक्ट करें तो प्राइमरी, दूसरा यूज करें तो सेकेंडरी। फिर डेटा को कलेक्ट करने की मेथड्स क्या क्या होती है, उसके बाद डेटा का क्लासिफिकेशन किस आधार पे होता है, उसके बाद डेटा का टेबुलेशन किस आधार पे होता है, उसके बाद डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ये सारा इस चैप्टर में है। ठीक, बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत सिंपल है, और इसलिए ये मैं शुरुआत में कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं ये पढ़ाने लगता हूँ तो तीसरे चौथे दिन बच्चे का मेरे से भरोसा उड़ जाता है, उसको लगता है कि यार यही पढ़ाएंगे क्या ये। ठीक, तो हम ये पढ़ेंगे जरूर, पर कब पढ़ेंगे? लास्ट में, जब हम हमारा 8th चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके बाद आखिरी में इसके भी 5-7 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही है, आते हैं, तो इसको हम आखिरी में जब आपको पूरा पढ़ लोगे तो लगेगा ये बहुत सरल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक, और जहां से मेन सब्जेक्ट शुरू होता है हमारा, उस चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। सेकंड चैप्टर से हमको इसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये तो क्लियर हो रहा है कि हम कुछ मेजर करने का काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ मापना चाहते हैं। क्या मेजर करना चाहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना चाहते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी किसकी? क्या होता है कि जब हमको डेटा दिए जाते हैं तो बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे मान लो कि हमने, एक बंदा है, ए कोई बंदा है, वो कुछ काम करता है, वो ऑटो चलाता है, तो हमने उससे पूछा भैया आप रोज कितना कमा लेते हो? तो वो बोलेगा मैं कभी 200 रुपये कमाता हूँ, कभी 300, कभी 500, कभी अच्छा होता तो 700, कभी 380, कभी 240, कभी 160, और कभी 50 रुपये भी कमाता हूँ, कभी 60 भी, कभी 180 भी, कभी 200 भी। अब उसकी इनकम तो फिक्स नहीं है ना, उसकी इनकम तो वेरी कर रही है पर डे। फिक्स है क्या? पर डे वेरी कर रही है। अब उससे पूछा कि भाई आप कितना कमा लेते हो, तो अब उसके पास तो एक फिगर 700 रुपए का भी है और एक फिगर 50 रुपए का भी है, तो कैसे बताएगा कि वो क्या कमा रहा है? 50 बोलता है तो भी गलत है, और 700 बोलता है तो भी गलत है, तो कैसे बताएगा? तो वो निकालेगा सेंट्रल टेंडेंसी। किसकी? इन सारे डेटा की। अब ये सारे डेटा क्या है? उसकी इनकम है। हम स्टैटिस्टिक्स में इन सब डेटा को बोलेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? अगर ये इनकम लिखी तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये एक्सपेंडिचर लिखा होता तो एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये सेल्स लिखी होती तो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट लिखा होता तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाहते हैं।
अब सेंट्रल टेंडेंसी क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि वो बंदा 10 दिन की इनकम बताएगा हर बार हर जगह, तो वो काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि वो एक ऐसा फिगर निकाल ले जिसको बताने से उसको पूरे 10 दिन की इनकम बताने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो किसे हर जगह बताता फिरेगा साहब, 1 तारीख को 50 कमाए थे, 2 तारीख को 200 कमाए थे, हर जगह गड़बड़। लेकिन अगर वो ये बोल देता है कि साहब मैं तो एवरेज 50 रुपए कमा लेता हूँ, एवरेज 500 रुपये रोज कमा लेता हूँ, तो हम भी समझ जाएंगे ठीक है यार, 500 रुपये मतलब कभी 500 से ज्यादा और कभी 500 से, तो वो जो एवरेज है वो ही उसकी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की नौबत क्यों आ रही है? पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं आपसे पूछूं, अच्छा आप 12th की एग्जाम दे के आए हो, आप कितने घंटे रोज पढ़ते थे? आप बोलोगे सर 6 घंटे तो हो ही जाता था रोज। मतलब कभी 6 घंटे से कम, कभी 6 घंटे से ज्यादा, एवरेज। आप कितने किलोमीटर रोज ट्रेवल करते हो? सर 20 किलोमीटर तो हो ही जाता है। तो कभी कभी 20 किलोमीटर से कम, कभी कभी 20 किलोमीटर से ज्यादा। तो एवरेज क्या कर रहा है, उन सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको कैलकुलेट करना है किसके माध्यम से, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स ही एवरेज है। अब उस सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट कैसे करें, इसलिए नाम हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा होगा कि इसका अगर एवरेज निकालना है तो क्या करें? कोई आइडिया किसी के दिमाग में आ रहा हो? मीन पड़ा है, किससे निकालोगे? सबका टोटल लगा करके उसको नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो मीन इज ए टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज। इनका दूसरा नाम एवरेज है, और एवरेज 5 है। मतलब इस सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने की 5 मेथड्स हैं। उसमें से पहली मेथड का नाम है मीन, दूसरी मेथड का नाम है मीडियन, तीसरी मेथड का नाम है मोड, चौथी मेथड का नाम है ज्योमेट्रिक मीन, और पांचवी मेथड का नाम है हार्मोनिक मीन। ये पांचों क्या काम कर रहे हैं? ये पांचों पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का काम कर रहा है। उसके लिए 5 मेथड्स बनाई गई है जिनका नाम रख दिया गया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और आम बोलचाल की भाषा में उनको बोल रहा एवरेज, औसत। तो हमको इस चैप्टर में यही पांचों मेजरमेंट पढ़ना है। मेजर्स ऑफ लिखूंगा अभी सब, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब किसी भी काम को करना, उन्होंने बोला 5 तरीके हो गए। एक मेथड का नाम हो गया अरिथमेटिक मीन। अब मान लो वो बंदा है, ये जो इनकम हम लिख रहे हैं ये वेरिएबल है। क्या है? मैथमेटिक्स में 2 टर्म होती है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, और वेरिएबल मतलब वो वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ऐसा न्यूमेरिकल कैरेक्टर जिसकी वैल्यू वेरी करती हो और जिसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता हो किसी यूनिट में, वो वेरिएबल कहलाता है। पहली बात तो वो न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। सिर्फ कैरेक्टर की बात नहीं, सुंदरता एक कैरेक्टर है लेकिन मेजरेबल नहीं है क्या? कोई यूनिट होती क्या? आपने कभी सुना ये 250 ग्राम सुंदर है और वो 1.5 किलो सुंदर है, और ये थोड़ा सा रह गया 1.25 किलो है कोई यूनिट? इंटेलिजेंसी कोई यूनिट नहीं है, ऑनेस्टी ईमानदारी कोई यूनिट नहीं है। ये सब कैरेक्टर हैं पर मेजरेबल नहीं है। लेकिन ऊंचाई मेजरेबल है, मीटर सेंटीमीटर में, इंचों में। पर्सन टू पर्सन चेंज होगी, आप सब लोगों की हाइट अलग अलग निकलेगी, वेरिएबल है। आप सब लोगों का वेट केजी में आएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वेरिएबल है। आप सब लोगों के टेस्ट के मार्क्स, वेरिएबल है। आप सब लोगों की एज ईयर्स में आएगी, मंथ में आएगी, वेरी करेगी, वेरिएबल है। बोलो हाँ कि ना? आप सब लोगों का पर डे का खर्चा, एक्सपेंडिचर, कोई 200 खरीदता, कोई 100, कोई 50, वेरिएबल है, रुपयों पैसों में आएगा। तो ऐसे सारे न्यूमेरिकल कैरेक्टर जिनको मेजर किया जा सकता है और जो किसी यूनिट में एक्सप्रेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से वेरिएबल पे खड़ा है, क्योंकि वेरिएबल है तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, और बहुत सारी वैल्यूज हैं तो स्टैटिस्टिक्स है।
तो हमने कहा ये बंदे की 5 दिन की इनकम, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। अब किसी ने इस बंदे से पूछा भैया कितना कमा लेते, तो उसने बोला भैया एक दिन 5 रुपए, एक दिन 20 रुपए। उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, एक फिक्स इनकम बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया बताता हूँ। उसने पहले बंदे से पूछा, किसी से पूछा क्या ये क्या करूँ, तो उसने भैया एवरेज निकाल लो। तो कैसे निकाल लो, तो उसने बोला कि आप एक काम करो, 5 + 7 + 10 + 12 + 10 + 15 + 20, सातों वैल्यू का टोटल लगा करके उसको 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 7। अगर आप ये मेथड लगाओगे तो आपको एक सेंट्रल वैल्यू मिल जाएगी, और उस सेंट्रल वैल्यू का नाम होगा अरिथमेटिक मीन। मीन निकालने का क्या तरीका हो गया, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो हाँ कि ना। दूसरा बंदा मिला उसको, उसने कहा कहाँ इतना दिमाग लगाएगा भाई, एक काम कर, जो वैल्यूज है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, बढ़ते क्रम में, वो जो सेंटर में आएगी वही एवरेज हो जाएगी। तो सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढ रहा है ना, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है, और इस तरह से एवरेज निकलेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसकी सेंट्रल वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब वो अलग बात है कि 7 वैल्यू है तो ऐसे और 8 है तो वैसे, वो डिटेल की बात है, बाद में जाएंगे। बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे बंदे ने बोला भैया इतना भी मत कर, केवल ये देख ले कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। उनने कहा 10 रिपीट हो रही तो 10 ही एवरेज है, और इस तरह से अगर एवरेज निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। 3 तरीके बेसिक। पहले तरीके का नाम अरिथमेटिक मीन, क्या तरीका, सारी वैल्यू का टोटल लगा के उसको उसके नंबर से डिवाइड। दूसरा तरीका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, सेंटर वैल्यू देख लो, जो आ गई वही मीडियन है। तीसरे तरीके में तो यही देखना है कि कौन सी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। चौथे बंदे ने भी मिल गया उसको एक घर जाते जाते, उन्होंने कहा भैया मेरे पास भी एक तरीका, इधर आओ। क्या बताओ भाई, उन्होंने कहा एक काम कर भाई, सारे का मल्टीप्लाई कर ले, और सारे का मल्टीप्लाई करके उसके उतना ही रूट निकाल दे 1/7, तो तेरे को सेंट्रल वैल्यू मिल जाएगी। और इस तरह से निकालेगा तो इस एवरेज का नाम होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो भैया ठीक है, परेशान तो बेचारा पहले से ही था, पहले ही लोगों ने कंफ्यूज कर दिया था। सरल आइडिया आ गए थे, ये कठिन पकड़ा गए कि पहले मल्टीप्लाई भी करो फिर रूट भी निकालो। उन्होंने कहा ठीक है भैया देखता हूँ। घर पहुंचा था कि एक और घर पहुंच गया पीछे पीछे, मेरे पास भी एक तरीका है, तो भाई तू भी बता दे। उन्होंने कहा ये तरीका है कि सबके रेसिप्रोकल ले ले। रेसिप्रोकल समझते हो कि नहीं समझते हो, तो रेसिप्रोकल ले लिए जाए और फिर उन रेसिप्रोकल का मीन निकाल लिया जाए, सबको जोड़ा जाए और उसको जोड़ को लगा के 1/7 कर दिया जाए। रेसिप्रोकल का मीन निकाल लिया जाए और फिर जो आंसर आए उसका भी रेसिप्रोकल ले लिया जाए। रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। दिमाग खराब हो गया उसका, अपन तो थे नहीं, लेकिन उसने डेफिनेटली झापट मार दिया होगा। इसके कोई तरीका है क्या है, लेकिन नहीं, इससे भी सेंट्रल वैल्यू निकलेगी। तो ऐसे करते करते उसके पास कितने तरीके हो गए, 5। कौन कौन से, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। परेशान, पांचों कह रहे हैं कि हमारी मेथड बेस्ट है, हमारी मेथड सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करके देती है। जिसकी कठिन है तो वो कह रहा है नहीं मेरा आंसर ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, कठिन है तो क्या हुआ। सबके अपने अपने दावे, पांचों मानने के लिए तैयार नहीं कि उनकी मेथड कमजोर है। तो ये बेचारा हाल परेशान। फिर उसने कहा क्या करूं, 5 मेथड हो गई। तो उसको कहीं रास्ते में मिल गए प्रोफेसर यूल, मिस्टर नहीं लिखता हूँ, सम्मान से प्रोफेसर लिखता हूँ, यूल साहब, बड़े नामी गिरामी उस जमाने के प्रोफेसर रहे होंगे। उनके पास हो गया तो उन्होंने कहा साहब ऐसे 5 तरीके बता दिए मेरे को, तो एवरेज निकालने के मैं क्या करूं। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन कुछ नियम कायदे कानून बना लेते हैं, कुछ शर्तें तय कर लेते हैं।
जैसे लड़का देखना रहता है तो शर्त तय होती कि नहीं, घर वाले, लड़का दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, कमाने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यवहार में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, परिवार में जितने कम मेंबर हो उतना अच्छा होना चाहिए, गाड़ी घोड़े भी उसके पास होना चाहिए, उसकी कोई पुरानी एक्स वेक्स नहीं होना चाहिए। फिर शर्त है, फिर टिक होती जाती है, 1 2 3 4 5, 2 4 में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो अपन कर लेते हैं। ठीक है, एक से तो चल जाएगी, आज बाद में तो नहीं आएगी ना, हाँ नहीं आएगी, खत्म करो। तो ऐसी शर्तें यूल साहब ने क्या करा, एक अच्छे एवरेज के लिए तय कर दी। सुननी है आज, है ना, दिखाऊंगा कुछ भी नहीं, मेरा उसूल है पहले दिन नहीं लिखवाता, दूसरे दिन ही लिखवाता हूँ। ठीक, बच्चा वैसे ही पहले दिन आया है, डरा सहमा सा बैठा है, डरता तो कोई भी नहीं है, लेकिन आदमी क्या करता है, माहौल सूंघने की कोशिश करता है, कौन क्या है, किधर है, कौन से सर कैसे क्या है। जैसे नई बहू आती ना घर में, 2 5 10 दिन तो अच्छी रहती है वो, फिर जो पटकनी देना शुरू करती है, आज सास को धो दिया, आज ससुर को टंगनी मार के गिरा दिया, तो वैसे तुम लोग भी हो, अबे थोड़े दिन तक ऐसे ही दिखोगे, भोले भंडारी, मासूम, फिर बाद में तुम्हारी मासूमियत फूट फूट के निकलेगी अंदर। अभी दोस्ती यारी भी नहीं हुई है, पहला दिन है तो आदमी जाके बैठता है टेबल पे, जो पास में बैठता है वही उसका पहला दोस्त होता है, फिर बाद में कहानियां जो है वो आगे बढ़ती है। तो पहले दिन नहीं लिखेंगे अपन, मतलब दिक्कत तो नहीं है ना। आपका क्या नाम है, जोशी जी, कहाँ से पधारे हैं? होशंगाबाद प्रॉपर कि पीपरिया? होशंगाबाद, नर्मदा नगर हो गया जो अब। और ये भाई साहब इंदौर से ही है, हाँ वो तो मेरे को आपको देख के लग गया, जिस हिसाब से आपने 3 4 बार पेन मुंह में घुमाया, तो आपका टैलेंट से मैं समझ गया कि आप इंदौर के ही हो भाई साहब। और बाहर के कितने, आप दोनों कहाँ की, इंदौर की? कहाँ से? सतना? और सतना के कितने? उधर भी अच्छा ही थे, सतना से बहुत लोग आते हैं। जाऊंगा एक दिन सतना, जाता नहीं हूँ क्योंकि पास वाले कम है और फेल वाले ज्यादा है सतना में, वो पता चल रहा है उन्होंने कुटाई करके वापस ट्रेन में बिठा दी है। आप दोनों वीर जी इंदौर? अच्छा, तो लिखेंगे कल, अब तो केवल समझो। तो यूल साहब ने ये बोला कि यार अपन कुछ प्रॉपर्टीज तय करते हैं, तो पहली बात तो उन्होंने बहुत बेसिक बोली कि डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर, नो कंफ्यूजन इन डेफिनेशन, क्योंकि अगर डिफाइन ही गलत तरीके से होगा तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अब जैसे आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर कैसे डेफिनेशन कैसे गलत हो सकती है ना। मोड की क्या डेफिनेशन बताइए आपको मैंने, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो मोड कहलाएगी, राइट? तो देखिए साहब, 5 7 10 7 10 20, अब निकालो मोड। अब एक बोलेगा 7 तो दूसरा बोलेगा 10, एक तीसरा बोलेगा दोनों रख लो, तो सेंट्रल टेंडेंसी तो एक ही चाहिए ना भैया, गड़बड़। दूसरा देखो, 5 7 10 12 15 15, मोड, मोड बताओ मोड क्या? 15 और चलो, तुमको बोलने में तकलीफ हो रही, 3 कर देता हूं। अब क्या, अब मोड कह रहा है कि एवरेज 15 है, जबकि एवरेज आना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी में, वो जा कहाँ रहा है, कॉर्नर में जा रहा है ना। अगर आपको कोई टीचर ऐसे नंबर आपके आए और वो आपके एवरेज नंबर 15 लिख दे, आप पप्पी नहीं ले लोगे उस टीचर की? यार वाह मेरे भाई, कितना अच्छा तूने, 5 7 10 को तो देखा ही नहीं, 15 ही एवरेज लगा दिया मेरा तो। लेकिन गलत है, डेफिनेशन बोल रही है कि मोड जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है, पर आंसर तो कॉर्नर में आ रहा है, डेफिनेशन नॉट क्लियर। ये देखो तीसरा, 5 7 10 12 15 20,
है ही नहीं मोड भैया, मोड भैया गायब हो गए, यहाँ निकलेंगे ही नहीं वो। इसलिए मोड की डेफिनेशन इज नॉट क्लियर। मोड इज इल डिफाइंड एवरेज, बीमार औसत बोला जाता है उसको। क्या है वो? इल डिफाइंड, पैदाइशी बीमार है। फिर भी आप बोलोगे सर अगर बीमार है तो रखा क्यों है, तो कहीं कहीं वो भी काम आ जाता है। कहते ना घर में नकारा बच्चा, कुछ काम का नहीं है, लेकिन कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ जाती है, वो भी काम आ जाता है। तो इसे मोड को भी रख लिया। तो इल डिफाइन, पहली शर्त यूल साहब ने क्या बोली थी कि डेफिनेशन शुड बी, ठीक है, तो चार एवरेज फुलफिल करते हैं पर मोड फुलफिल नहीं करता। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि इजी टू कैलकुलेट, क्या होना चाहिए? इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन सिंपल होना चाहिए। ज्यादा कठिन फंसा देंगे पहली मेजरमेंट है, आदमी वहीं परेशान हो जाएगा। तो इसलिए डेफिनेशन क्लियर होने के साथ साथ कंडीशन ये भी रखी गई कि उसका कैलकुलेशन इजी हो। तीसरी बात उन्होंने बोली कि बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, सभी वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ वैल्यूज ले ली और कुछ छोड़ दी अपने हिसाब से, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो भी नहीं होना चाहिए। चौथी बात, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए वो सुटेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना सही हो कि उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सके। अगर वही गलत होगा तो आगे की मेथड भी क्या होगी? गलत हो जाएगी। फिर उसके आगे की, भाई नीचे से ही सब गड़बड़ है, ये इससे ये निकली तो ये भी गलत, तो इससे ये निकली तो ये भी गलत, तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा। तो उनने बोला इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी जगह पे कर सके। तो डेफिनेटली जो पहली तीन फुलफिल करेगा वो चौथी भी ऑटोमेटिकली उसके पाले में चली जाएगी कि वो सही है, भाई उसका उपयोग होना चाहिए। और पांचवी बात जो उन्होंने बोली, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, मतलब जो नया एवरेज है, मतलब जो हमारा एवरेज है वो सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से कम इफेक्टेड होना चाहिए। दो शब्द आए, सैंपलिंग, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब क्या? वेरिएशन होना, उतार चढ़ाव, राइट। और सैंपलिंग मतलब सैंपल्ड डेटा, जो सिलेक्ट करके हमने निकाला सैंपल, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सैंपलिंग बोलते हैं। अभी मान लीजिए कि ये एक स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं साहब, और बोला गया है कि इनके एवरेज मार्क्स निकालो। तो अब इनके एवरेज मार्क्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि इन सबके 2000 बच्चों के मार्क्स पता किए जाए, उसका टोटल लगाया जाए और उसको 2000 से डिवाइड कर दिया जाए। बड़ा काम है। जल्दी रिजल्ट चाहिए तो सैंपल निकाल ले 100 बच्चों का, रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल समझे कि नहीं समझे भाई? रेंडमली सिलेक्ट कर लिए 100 बच्चे और उनके मार्क्स पता कर लें और उसका एवरेज निकाल लें। अब मान लो उनका एवरेज आया 62, तो हम ये मान लेंगे कि इन सब 2000 बच्चों का एवरेज भी कितना है? 62 है। लेकिन फिर हमारे मन में आया कि यार 100 का, 2000 में से 100 तो निकालें, कैसे रिजल्ट मान। हमने फिर एक और सैंपल 100 का निकाल लिया। आपको क्या लगता है दूसरे वाले सैंपल का मीन 62 आएगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो गया। आपने बोला था इस बार तो 55 आ रहा है। तीसरा निकालोगे फिर 100 का तो फिर चेंज हो जाएगा। 10 सैंपल निकालोगे तो 10 बार मीन अलग अलग आएंगे, उनमें फ्लक्चुएशन होगा, कभी कम कभी ज्यादा। तो फ्लक्चुएट तो सारे एवरेज होंगे, मीडियन भी फ्लक्चुएट होगा, मोड भी होगा। यूल साहब का ये कहना था कि हम अच्छा एवरेज उसको मानेंगे जो इस फ्लक्चुएशन से कम इफेक्टेड होता हो, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। होंगे सब, लेकिन बेहतर कौन होगा? जिसके ऊपर इस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट, क्योंकि उनको मालूम था कि हर बार तो सारे डेटा का एवरेज नहीं निकाला जाएगा, सैंपल डेटा का निकाला जाएगा, तो उस पर फ्लक्चुएशन का इफेक्ट आएगा। तो इसलिए उन्होंने कंडीशन डाल दी कि वो लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग होना चाहिए। 5 शर्त तय करने के बाद यूल साहब ने पांचों को बुलाया और बोला कि भाई आप देख लो
क्या सीन बन रहा है। अरिथमेटिक मीन के बारे में जब बैठे गए डिस्कस किया गया तो उसकी डेफिनेशन क्लियर है, कैलकुलेशन इजी है, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड भी है, इसलिए सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी है, और लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सिम, क्योंकि वो जोड़ करके डिवाइड कर देता है, तो उसमें डेटा अगर चेंज भी हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मीडियन, मोड, जीएम, एचएम हाईली इफेक्टेड होते हैं, मीन लीस्ट इफेक्टेड होता है। दूसरी बात मीडियन की करी गई, मीडियन की डेफिनेशन क्लियर, इजी टू कैलकुलेट, नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। मीडियन केवल किस पे बेस्ड है, सेंट्रल वैल्यू पे बेस्ड है, बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं। 5, 7, 10, 12, 15 मीडियन क्या, बताओ भाई, मीडियन क्या। 10 आखिरी पीरियड, खाने के बाद का पीरियड। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आपके मन में कितने क्रांतिकारी विचार आ रहे होंगे मेरे को मालूम है। तो मैं भी पढ़ के ही टीचर बनाऊं, मैं भी ऐसे कभी बैठा हूँ, और खाने के पहले वाला पीरियड, खाने के बाद वाला पीरियड, मतलब और दुर्भाग्य ये है कि टाइम टेबल में ही बनाता हूँ, तो मेरे को पहले सबको देना पड़ता है, जो बचा कुचा रहता है वो मेरे को मिलता है, तो मेरे को आखिरी में ही पढ़ाना पड़ता है, बाकी सब लोगों को सुबह सुबह में सेट करना पड़ता। कभी कोशिश करूंगा कि मैं भी सुबह पढ़ूं, है ना, नहीं तो पता चल रहा है कि आपके और मेरे जब संबंध अच्छे हो जाएंगे तो आप वहां सो रहा हूँ, मैं यहाँ सो रहा हूँ, क्या तो फिर बाहर निकल के आप बोल दोगे बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया, पूरा समझ में आया। करेंगे कोशिश, लेकिन अब आज तो पहले ही दिन है ना, तो वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, काफी दिनों के बाद तो इतने लंबे बैठे हो गए आप लोग, है ना। स्कूल स्कूल तो हो गए 2-3 महीने छोड़े, तो फिर क्लास में बैठने की आदत। अच्छा, बेंच ऐसी रहेगी, एक बार हमने लग्जरी क्लासरूम बनाया था, वही हुआ, बच्चे वहां सो रहे हैं, टीचर यहाँ सो रहा, नींद ज्यादा आएगी। आप अभी एसी वैसी चलने लगेंगे तो नींद ज्यादा आएगी, तो खाना लाएं जरूर, खाएं कम, है ना। और जो मेस में खा रहे हैं वो पैसे वसूलने के चक्कर में, क्या राज जो है बहुत फीस दे रहे हैं तो आन दो, ठीक है, थोड़ा सा रहे, क्योंकि अभी क्लास तो 8:30 से 3 लगेगी, 6 सब्जेक्ट रोज चलेंगे, है ना। कभी संडे अंडे भी बुलाएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग सेट हो गए, है ना, तो फिर आपको क्या करेंगे प्यार से, संडे भी बुलाएंगे। वैसे नवंबर अटेम्प वालों को नौबत नहीं आती, क्योंकि उनके लिए बहुत टाइम होता है, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, तो आराम से आपके साथ हमको सारे त्योहार बनाने हैं, है ना, राखी भी आएगी, दशहरा भी आएगा, दिवाली भी आएगी, सब होएगा, तो चलता रहेगा कार्यक्रम। तो मीडियन, ये मीन के बारे में मैं आपको बता, अभी मीन की मीडियन कितना आ रहा है, 10। अच्छा, अब मीडियन बताओ कितना, 10। और अभी नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अगर मीन होता तो मीन 15 के समय अलग आंसर देता, 150 के टाइम पे अलग आंसर देता, 1500 के टाइम पे अलग आंसर देता, क्योंकि वो सबको शामिल कर रहा है, और मीडियन सबको शामिल नहीं कर रहा है। तो मीडियन का ये एक पॉइंट गया, आगे के दो भी उसके हिस्से में नहीं आते, हाईली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ समथिंग, और सुटेबल तो है ही नहीं, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, तो आगे कहां ले जाएंगे उसको। फिर मोड की बात करें, पहली शर्त पे फेल है, वो तो उठ के जा रहा था, उसको बिठा लिया हमने, बुरा लगा ना उसको बेचारे को, तुम बीमार हो, तुम में कोई दम नहीं है, तुम कोई काम के नहीं हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बैठो। तो इजी टू कैलकुलेट के अलावा वो कहीं पे भी सक्सेस नहीं है, ठीक है। पर मीन ने उसको रोक लिया कि जितने ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो रुक गया। फिर बात आई किसकी, ज्योमेट्रिक मीन, डेफिनेशन क्लियर, नॉट इजी टू कैलकुलेट। वो भाई साहब जिनको बताया था वो गुस्से में घूम ही रहे थे, बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, आगे के दो उसके जिम्मे नहीं है। ये अरिथमेटिक मीन के बाद दूसरे नंबर का पावरफुल एवरेज है। बाकी इसमें दो ऐसी कमियां निकाल दी मीन ने कि ये बेचारा पीछे हो गया। अब वो क्या निकाली वो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। मैंने चलो अभी बता देता हूं, मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन बताया था,
ज्योमेट्रिक मीन ये दावा कर रहा था कि भैया मैं बहुत बेस्ट एवरेज हूं क्योंकि मैं प्लस यूज नहीं कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूं। मल्टीप्लाई इज मोर पावरफुल देन एडिशन। तो उससे क्या होगा भैया, उससे ये होगा कि मैं स्मॉल आइटम्स को ज्यादा वेटेज देता हूं। अगर 5 × 10 × 2 करेंगे तो डबल हो जाएगा, और 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है क्योंकि वो कर रहा है 5 × 10 50 × 2 100। 2 इज मोर इंपॉर्टेंट, उसका वेटेज ज्यादा बढ़ रहा है, तो स्मॉल आइटम्स को मैं ज्यादा वेटेज देता हूं, ऐसा ज्योमेट्रिक मीन का कहना है, उसकी प्रॉपर्टी है ये। लेकिन मीडियन कह रहा, मीन कह रहा है कि भैया ये जो तू तेरी ताकत बता रहा ना, बेसिकली ये तेरी कमजोरी है। उन्होंने कहा भाई कैसे? उन्होंने कहा ऐसे कि तुम बोल रहे हो कि स्मॉल आइटम्स को ज्यादा वेटेज देता हूं, तो दुनिया का स्मॉल आइटम तो 0 है, अब तुम वेट दे के दिखाओ। तो जैसे ही 0 आता है सारा ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि डेटा में 0 ना आए, वो जब भी 0 आएगा जब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो इस कारण से ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट एवरेज नहीं बन पाया। दो कारण थे, एक तो ये और दूसरा कैलकुलेशन कठिन था, इसलिए उसका दावा कमजोर पड़ गया। और 5वें नंबर पे आया हार्मोनिक मीन, तो उसकी सेम कहानी है, डेफिनेशन क्लियर, नॉट इजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। आगे के दो वो भी फॉलो नहीं करता। वहां पे भी अगर 1/0 कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/∞ कर दोगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये दोनों, इनको कैलकुलेशन कठिन होने के कारण हायर ऑर्डर एवरेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और इन तीनों को सिंपल एवरेज बोला जाता है, मीन मीडियन मोड। इसलिए एक लेवल तक मीन मीडियन मोड सबका पड़ा हुआ होता है, जीएमएचएम के बारे में कोई बात नहीं करता है। समझ में आ रही? तो अब 5 एवरेज के बाद आप बता दो आखिरकार फिर क्या डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड किया होगा यूल साहब ने? हाँ भाई, तो आप क्या नतीजे पे पहुंचे? इन पांचों में से बेस्ट एवरेज का ताज अपन किसके सर पे रख दे? अरिथमेटिक मीन। अब देखो, ये अरिथमेटिक मीन और यूल साहब, यही दो जानते कि सेटिंग किसने करी थी। वो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यूल ही मीन निकालने वाला व्यक्ति था, तो उन्हें शायद मीन को ध्यान में रख के प्रॉपर्टीज लिखी, या यूल से कुछ सेटिंग हो गई। पर कुल मिलाकर के दुनिया में ये तय हुआ कि दुनिया जहान का सबसे बड़ा जो झूठ है, अरिथमेटिक मीन, वही बेस्ट एवरेज है। मीन के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत उल्लू बनाता है, गलत जानकारी देता देता भी है। समझ में आ रही ना? अब वो विराट कोहली महाराज अपने पहले मैच में 5 रन बनाते हैं, और दूसरे में 10 बनाते हैं, और तीसरे में वो 150 बना देते हैं, तो उनका एवरेज हो जाता है 165 इज डिवाइडेड बाय 3, लगभग लगभग 55 रन पर मैच, हर मैच में हाफ सेंचुरी। यही होगा ना? लेकिन एक्चुअली क्या है, दो में तो डब्बा गोल है, एक ही में बना दिया, मीन उठा करके ऊपर ले गया। एनी वन ऑब्जर्वेशन बड़ा आ गया उसके अंदर, तो मीन हाइक कर गया एकदम से। तो इस तरह से है। पर फिर भी यूल साहब ने ये डिसाइड किया, और इसलिए पूरे सब्जेक्ट में जब भी एवरेज की बात होगी तो क्या निकाला जाएगा? अरिथमेटिक मीन ही निकाला जाएगा, और उसके आधार पर ही सारी मेथड्स आगे की बनती हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो मैंने आपको जो समझाया, पढ़ाया, बताया, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? नींद में थे आप, खाने का असर अनाज का आपके ऊपर भरपूर आंखों में दिख रहा था, उसके बावजूद भी पूरी ताकत के साथ आप बैठे रहे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और उसके बाद आपने ये भी कह दिया कि समझ में आया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती।
पीछे वाले तो सो भी लिए 2-3। उन्होंने कहा यहाँ तक तो नजर जा नहीं रही है, सो लो। यहाँ आपको बैठे बैठे कैसे सोया जाता है उसकी भी आदत पड़ जाएगी, वो भी हम सिखा देंगे। आंख खुली रख के, और दिमाग आंख को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि सामने देखते रहना, और ये जो आदमी है तेरी तरफ देखे तो सिर हिला देना, और सो जाता है। ऐसा भी होगा। तो पढ़ने समझ में आया कि नहीं कुछ? पक्का कल से थोड़ा सा मन इकट्ठा करके आना, सबके चेहरे बता रहे हैं। आज घर जाके कुछ लोग बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देने वाले हैं। सामान वामान भी फेंक सकते हैं वो। हो सकता है कुछ लोग घर जाके मम्मी पापा के सामने बार बार पंखे की तरफ देखें और बोले रस्सी कहाँ है। पर ऐसा कुछ नहीं करना है। आएंगे कि नहीं कल? बाकी के सब्जेक्ट में मजा आया कि नहीं आया? आप ये भरोसा रखिए कि नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी 1994 में हमारे अनिल नाहटा सर ने, जो कि बहुत ही छोटी जगह से आए थे, बहुत ही छोटी जगह से, गाँव से, और हिंदी मीडियम के थे सर, और उन्होंने यहाँ आकर के सीए बनने के लिए खूब स्ट्रगल किया। तो उनको ये लगा कि यार मेरे को पढ़ाना चाहिए, तो ऐसे करके उनने ये एकेडमी शुरू करी। बहुत छोटे लेवल पे एक कमरे में, एक गैरेज में उनने शुरू करी, कार के गैरेज में वो वहाँ पढ़ाते थे। तो वहां से चलते 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 ये इतना बड़ा एम्पायर 30 साल के अंदर खड़ा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पढ़ा तो हम इतने साल से रही हैं, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं कि आपको इस साल दिखेगा अगले साल नहीं दिखेगा। मेरा 24 साल 25 साल मेरे को हो गए, तो मेरा आधा जीवन जो है वो निकल गया। आप कई तो अब बच्चों, मतलब जिनको पढ़ाया उनके बच्चे पढ़ने आ गए। अब आज से 20 साल पहले जो पढ़ गए अब उनके बच्चे पढ़ने आ गए। तो अब सर के पास तो जाने कितनी जनरेशन हो गई है। और हम जो है सब लोग, जो दूसरी फैकल्टी भी हैं, सब स्टूडेंट ही हैं। तो आगे जाके निखिल सर हैं, सागर सर हैं, रोहित सर हैं, ये सब हमसे पढ़े हुए हैं, फिर ये हो गए, फिर ये यहाँ पढ़ाने लगे। परिवार हमारा बढ़ता गया, लेकिन हमारे यहाँ आने जाने का सिस्टम नहीं है। जो एक बार एकेडमी में आता है, न एकेडमी उसको छोड़ती है, न वो एकेडमी को छोड़ता है। तो आप ऐसे जगहों पे आए हैं, फीस बढ़वाने के लिए हमको खूब समझाना पड़ता है सर को। जब जाके वो, मतलब इनिशियल में तो हमने खूब कम उसमें बच्चों को पढ़ाया शुरुआत में। तो आप जो है सही जगह है, सही लोग, अनुभवी आपको पढ़ाएंगे। आपने मित्तल सर की क्लास अटेंड करी होगी। आप 2 महीने में बोल नहीं दो कि यार अकाउंट्स में मजा आ गया। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे दीपक सर से, या लॉ पढ़ोगे असीम सर से, तो सब एक्सपर्ट लोग हैं आपको। क्योंकि हमारा काम ही यही है, हम साल में 2 बार यही करते हैं, इतनी बेचेस इतने बच्चे पढ़ाते हैं, और हमको देखना कुछ नहीं पड़ता, हमारे लिए सब एक रूटीन काम है। तो इसलिए हम ज्यादा हो हल्ला भी मार्केट में नहीं करते। ठीक है, कि पोस्टर लगा रहे हैं, पंपलेट लगा रहे हैं, झंडा बैनर, दूसरे क्या पंपलेट बंटवा रहे हैं, वो सब नहीं करता। हमारे पास भगवान हमको यूं इतना बड़ा ब्रांड है, इतना नाम चीन, मतलब कोरोना में जब 10-12 अप्रैल को बिल्कुल एकदम सन्नाटा था 2020 में, तो हम लोगों ने सोचा कि यार हम ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। होपलेस थे हम बिल्कुल, इस साल तो क्लास शुरू हो ही नहीं पाएगी, अप्रैल मार्च में ही आ गया था कोरोना। तो इस टाइम पे कैसे, तो हमने कहा चलो शुरू करते हैं। तो 2020 में हमने 600 बच्चे ऑनलाइन पढ़ाए, और हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, हमारा लैंडलाइन नंबर हमने एक नंबर पे ट्रांसफर किया जो हमारा सालों से 40-45-40-60 है। तो मेरे को पहली बार समझ में आया कि मैं किस ब्रांड में हूं, कि मेरे पास 150 से 200 फोन डेली आते थे उस फोन पे। कोरोना में इतनी जगह वो नंबर बैठा हुआ, और इतने लोगों के फोन आए कि हमने घर बैठे, कोरोना में जब लोग घरों में पैक थे, उस दौर में हमने 600 बच्चे ऑनलाइन पढ़ाए। अगले साल हमने 800 बच्चे ऑनलाइन पढ़ाए 21 में। तो बड़ा है, आप लोग आइए। हमको आपसे सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए। नंबर 1 तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, क्लास मिस मत करिए, होमवर्क जो मिले वो प्रॉपर करिए। अपन कोई आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि खूब
तगड़ी कंपटीशन, खूब मारा मारी है। अपने 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 कोई सीट सिस्टम, कोटा सिस्टम भी नहीं है अपने सीए फाउंडेशन में। नो सीट सिस्टम, नो कोटा सिस्टम। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। 30-35% रिजल्ट वो लोग देते हैं हर साल, और उसको देने के लिए उनको अपने कोई इफर्ट नहीं डालने पड़ते, क्योंकि 100 बच्चा अगर देगा तो उसमें से पास 35 ही होगा, कोई भी एंगल से पकड़ के चल लो। 10-20 बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं, 10-20 बच्चों के सारे सब्जेक्ट नहीं हो पाते, किसी को अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, किसी को, तो ले दे के आखिरी तक जो कंसिस्टेंटली बैठ गया क्लास में और पूरी मेहनत कर ली, वो इन 35 में आ जाता है। किसी का एक पेपर बिगड़ गया, किसी का दूसरा बिगड़ गया, पेपर भी तो चारों अच्छे जाना चाहिए ना। तो आईसीआई को आपको इस रिजल्ट को निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते। एवरेज पेपर निकालते हैं तो भी इतनी रिजल्ट निकलता है, कठिन निकाल देंगे तो और कम हो जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंटली चाहिए, मेहनत आपको करनी है। आपको लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको प्रभावित करेंगे। आप कोई भी करियर बनाने जाओगे तो लोग ज्ञानचंद आपको दर्ज, और आजकल तो आपके जमाने में तो इतना सोशल मीडिया पावरफुल हो चुका है कि वो आपका पूरा ब्रेन वॉश कर सकता है, करते ही है ना। तो उस पे नहीं जाना है, अपना अपने को फोकस्ड रहना है कि मैंने ये लक्ष्य अपने जीवन में तय किया है और मैं इसको पाके रहूंगा। अब कोई बोले अरे बहुत कठिन है, तू क्यों कर रहा है, कोई बोले अरे मत कर, और कोई बोले अरे ये क्या, ये दूसरा कर ले, ये अच्छा है। नहीं, हमने खुद एक 17-18 साल की पूर्ण वयस्क अवस्था में हमने ये तय किया है कि हम ये चीज करने निकले हैं, तो हम डेडिकेटली इस लक्ष्य को पाना है, पाके रहेंगे। ये दूसरे कुछ ऑप्शंस हैं वो हम ये करने के बाद करेंगे, लेकिन हमने अगर ये तय किया तो हम ये करेंगे। और उसमें बिल्कुल आप आज आए हो, आप 3 दिन आओ तो आपको पूरा हो जाएगा कि नहीं यार ये। अब मैं अगर स्टैटिस्टिक्स इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को अगर नहीं भी आता होगा तो अब तो सीख ही जाऊंगा ना इतने साल। और नहीं आता होता तो बच्चे जंगल वंगल में नहीं छोड़ी आते उठा के मेरे को, चोरल के जंगल में, शेर हाथी के बीच में। तो आप सिर्फ क्लास आए, टेस्ट रेगुलर दें, पढ़ के दें, डाउट आए तो पूछें, रोज घर जाके 2 से 3 घंटे पढ़ने का नियम बनाएं, जो फैकल्टी होमवर्क दे उसका होमवर्क करें। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप भटक गए, खास करके बाहर से आए हुए बच्चे इंदौर की चकाचौंध में इधर उधर हो गए तो खेल खत्म। दुनिया में सफल को नमस्ते है, असफल को कोई नमस्ते नहीं है। असफल सिर्फ दूसरों को राय देने के लिए रह जाता है कि बेटा ये कर लेना, वहां से कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। अपन उससे पूछो तूने क्या किया भाई, तो बताएगा कि मैंने ये सब अनुभव ऐसे ही लिया फेल हो के। ठीक, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब दुनिया में अच्छे हैं, सब टीचर अच्छे हैं, अपन यहाँ आ गए हैं तो अपना फोकस ये होना चाहिए कि आप समझ लो कि आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी क्लासेस में आ गए हो। समझ में आ रही ना। तो आप हमारे पास तो गिनती नहीं है कि हमने कितने सीए बना दिए, कोई काउंटिंग नहीं है। तो बच्चे मिलते हैं, उनके फोन आते हैं, वो बताते हैं कि सर मेरा हो गया, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, तो मालूम पड़ता है कि अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया, ठीक, अच्छा करियर है। 12-15 लाख 20 लाख से बेसिक आपकी शुरुआत होती है। प्रेस्टीज, हम जब भी कोई करियर बनाने निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं, नंबर 1 हम देखते हैं इनकम भरपूर मिलेगी आपको। मोदी जी ने तो इतना काम कर दिया कि आप कमा कमा के थक जाओ, इतना काम कर दिया मोदी। हर आदमी को टैक्स के दायरे में ला दिया, हर आदमी आपका क्लाइंट है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जॉब प्रेस्टिजियस है कि नहीं है। भाई पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन सम्मान है कि नहीं है, वो सम्मान है। चार्टेड अकाउंटेंट, आप किसी डॉक्टर के, किसी इंजीनियर से समकक्ष खड़े हुए हैं, देश की इकोनॉमी आप चला रहे हैं, प्रेस्टिजियस जॉब है। तीसरा हम देखते हैं कंफर्टेबिलिटी, कि भैया चलो काम मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, पैसा, लेकिन खूब मेहनत है यार सुबह से शाम साला। नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना ऑफिस टाइम खुद तय करेंगे, और जॉब करेंगे उस पोजीशन पे रहेंगे कि वहां पे ऑफिस टाइम भी आप ही तय करेंगे 2-5 साल बाद, कि साहब आएंगे अभी 11 बजे, 3 बजे चले जाएंगे। समझ में आ रही ना बात। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत है,
अपना LIC, अपना BSNL, अपने जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, शासन के जितने उपक्रम हैं, ये सब चार्टेड अकाउंटेंट की वैकेंसी निकालते हैं और ये सब चार्टेड अकाउंटेंट लगते हैं और अच्छा सैलरी पैकेज उनका भी होता है। तो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, अब इसमें आपको ये प्लस है कि अब जैसे आपने इंजीनियरिंग करी तो आपको जॉब ही करना है, मेडिकल आपने करा तो आप जॉब भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास तीनों चीजें हैं कि आप जॉब भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और मैं तो देखता हूँ आधे सीए धंधा भी कर रहे हैं, क्योंकि पैसे लेके आए तो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, कहाँ लगा दे दादा, कहाँ लगा दे दादा, तुमने कहा यहाँ लगा दो दादा, मेरे को भी पार्टनर बना लो। तो तीनों चॉइस है आपके पास। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल एक अच्छा संपूर्ण करियर है, लेकिन कोई भी अच्छा संपूर्ण करियर पाने के लिए मेहनत जी तोड़ के करनी पड़ती है। तो अपने 5 साल अपन लिख दें, आप अभी 18 के हो, 23-24 के होते होते जब आप पैसा कमाओ तो आपकी जनरेशन तो यूं भी बहुत मजे मार रही है। देखो सिंगल घूमने का चलन भी चलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, अकेले घूमने जाते हैं, सोलो ट्रिप। मैंने नई चीज सुनी, मेरे लड़का बोलता सोलो ट्रिप पे जाऊंगा, मैंने मेरे को भी ले चल, बोले रहने दो, मैंने तुम्हें साले तेरे को हर जगह लेके गया, तू सोलो पे जाएगा। तो मजे करना, फिर सोलो ट्रिप जाना, 4 बार जाना, 6 बार जाना, दुकेले जाना, तिकेले जाना, अभी वाली के साथ जाना, एक्स के साथ जाना, आगे वाली के साथ जाना, तुम्हारी तो दुनिया ही अलग है भैया। मेरी भगवान से एक ही शिकायत है, अभी पैदा क्यों नहीं करा, ऐसे युग में पैदा कर दिया साला, ना फोन, ना कोई साधन, ना कुछ। क्लास में लड़कियां इधर बैठेंगी, देखेंगे ही नहीं लड़कों की तरफ, लड़के इधर बैठेंगे, क्लास छुट्टी सब अपने अपने घर। हमारी तो पिकनिक भी जाती थी तो ऐसी जाती थी, लड़कियां उधर बैठ के खा लो, लड़के इधर बैठ के खा लो। संपर्क के नाम पे चिट्ठी, वो साली लिखी किसी के लिए, पहुंच किसी के पास गई। कैसे युग में तो सब जवान हुए तो कैसा हुए। 91 में राजीव गांधी जी गुजर गए, जब हम थोड़े जवान हुए तो हमने सोचा चलो देश का अच्छा प्रधानमंत्री नया आया, बेचारे को मार दिया। फिर वो आ गए नरसिंह नरसिंह राव जी, जिनको कुछ सूझी नहीं बैठती थी, बन गए, 5 साल उनके कान निकल गए, वो देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बाद फिर VP सिंह जी आ गए, वो कोटा सिस्टम लेके आ गए, मंडल आयोग, फिर चंद्रशेखर 6 महीने के लिए, फिर देवेगौड़ा 9 महीने के लिए, फिर अटल जी 10 महीने के लिए, फिर वो फलाने चंद जी। तो इसी प्रधानमंत्री देश में साल में 2 बार 3 बार चेंज हो जाते थे, अब क्या बेचारे देश चलाई। तो हमारे 10-12 साल तो ऐसे ही निकल गए। आप तो बहुत अच्छे समय में इकोनॉमी में, जहाँ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ढेर पड़ी हुई है, हिंदुस्तान चल रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं देश में, और आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया, सबसे अच्छी बात ये। तो आप लोग आइए, स्वागत है। थोड़ी सी नींद मारनी पड़ेगी, थोड़ा सा खाना, और थोड़ी सी दोस्ती यारी। ठीक, कल मिलते हैं। सुबह कितने बजे आएंगे, 8:30। ठीक, अपन कहाँ से आए, राउ, न्यू वाली बच्ची है क्या, न्यू की, न्यू वाले वो दोनों हैं, आप दोनों न्यू वाले बच्चे हो क्या, जो पहले पढ़ रहे थे रवि जी सर से। अच्छा, तो आप उधर शिफ्ट हो जाना कल दोनों। ठीक, चलो बेटा ठीक है।